तो दोस्तों आज हो गया 4 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, आरएलएसपी और वीआईपी कितने कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 135 से 140 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है, तो वहीं कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है। तो वहीं आरएलएसपी को 23 से 25 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल को 5 से 10 सीट दी जा सकती है, तो वहीं सीपीआई को 3 से 5 सीट और सीपीएम को 2 से 3 सीट दी जा सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 8 से 10 सीटें दी जा सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार मांग कर रहे थे कि वो 70 से 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि आरजेडी उन्हें 50 से 55 सीटें देने को तैयार है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है। आज की दूसरी बड़ी खबर। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के निलंबन को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद अब 30 मिनट तक सवाल पूछने की इजाज़त दी गई है। इससे पहले आगामी संसद सत्र में प्रश्नकाल के निलंबन की बात कही गई थी। बता दें कि संसद के दोनों सदन में 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, जिसमें सवाल किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रश्नकाल के समय को निलंबित कर दिया गया था। प्रश्नकाल के निलंबन के बाद विपक्ष लामबंद हो गया, विरोध शुरू हो गया था। प्रश्नकाल के निलंबन को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर तीखा हमला बोला था और आरोप लगाया था कि यह विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि प्रश्नकाल का निलंबन करके लोकतंत्र का गला घोटने और संसदीय प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम इसका संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह पुरजोर विरोध करेंगे। विपक्ष के विरोध के बाद अब सरकार ने संसद में प्रश्नकाल के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया है। आज की तीसरी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जश्न का मौका है, क्योंकि यहां पार्टी और उसके समर्थित उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव में 311 में से 281 सीट जीत ली है। 3 दशक के बाद ऐसा हुआ है जब सहकारी भूमि विकास बैंकों से मुलायम सिंह यादव के परिवारों का वर्चस्व खत्म हो गया हो। मंगलवार को सहकारी भूमि बैंकों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी चुनी गई है। हालांकि एसपी को सिर्फ कुछ ही गिनती की सीटें मिली है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त पीके मोहंती ने कहा है कि शिकायतों के चलते 11 जगहों पर चुनाव रद्द किए थे। इस ऐतिहासिक जीत को लेकर भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि विपक्षी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य की मशीनरी ने चुनाव को हाईजैक कर लिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस गांधी परिवार के परंपरागत सीट अमेठी के जगदीशपुर में ही जीत दर्ज करा सकी, जहां राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से हार गए थे। आज की चौथी बड़ी खबर। लोकसभा सांसद असदुद्दीन अवैसी ने किसानों और मजदूरों की खुदकुशी के आंकड़े की एक खबर शेयर कर सरकार और मीडिया पर हमला बोला है। बुधवार को ट्विटर पर एक ट्वीट कर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि देश में किसान हज़ारों की संख्या में खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौत पर ना टीवी पर बहस होगी, ना ही सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि रात के 9 बजे वाले राष्ट्रवादी भारत के सबसे गरीब लोगों की खुदकुशी को मजबूर होने पर शो नहीं करेंगे क्या? इसमें कोई जांच नहीं होगी? पीड़ितों के परिवार से कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा क्या? कोई ड्रामा नहीं होगा क्या? आपको बता दें कि सीधे सीधे मीडिया पर तंज कसते हुए ये सारे सवाल मीडिया से पूछ रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो पीएमओ से किसी भी कीमत पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। लाखों भारतीय दर्द में हैं और यह उनका हक है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा है कि इसके जगह आज रात पबजी बैन पर चर्चा होगी, ताकि हमें हमारे साथी नागरिकों की दयनीय हालत से हमारा ध्यान भटकाया जा सके। मीडिया की नज़र एक एक्टर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हज़ारों किसानों और मजदूरों की मौत से ज़्यादा कीमती रखती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की हालत और पतली कर दी है। देश में महीनों से चल रही लॉकडाउन ने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। वहीं देश का हर सेक्टर रेंग रहा है। देश की जीडीपी में भी पिछले 40 सालों की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है।
आज की पांचवी बड़ी खबर, योगी सरकार की नोटिस को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फाड़ा, कहा धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। तो योगी सरकार 27 अगस्त को नोटिस भेज के कहती है 27 अगस्त को 10 बजे आइए, 31 अगस्त को बाई पोस्ट वो नोटिस भेजती है और 3 सितंबर को नोटिस मुझे दिल्ली के पते पर मिली। और इसमें लिखा क्या है? ये एफआईआर की कॉपी है जो मकान मालिक के द्वारा दिलाई गई और इस एफआईआर में मेरा नाम भी नहीं है। ये एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर में मेरा नाम भी नहीं है। एक नाम है राकेश चौधरी, उसका नाम लिखा हुआ है अभियुक्त का, और बगल में लिखा हुआ अज्ञात, नाम नहीं है। और इसको लेके योगी सरकार मुझे जो नोटिस भेज रही है उसकी भाषा सुनिए। यदि आप इस नोटिस की शर्तों निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेंगे तो मुझ विवेचना अधिकारी द्वारा आपको अभियोग में विधि के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देश के सर्वोच्च सदन के एक सदस्य, राज्यसभा के एक सांसद को इस तरीके से कानून का माखौल उड़ा के, कानून का मजाक उड़ा के ये धमकी पत्र भेजा जा रहा है। कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत जो भी कानूनी पत्र मेरे पास आएगा, एक एक पत्र का जवाब दूंगा योगी जी, एक एक जांच में सहयोग करूंगा योगी जी। लेकिन अगर इस प्रकार का धमकी पत्र तुम भेज के मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूं। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे डराने की कोशिश मत करना। ऐसे धमकी पत्र से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। 27 अगस्त को चिट्ठी लिखते हो, 31 अगस्त को डाक के द्वारा भेजते हो, 3 सितंबर को रिसीव कराते हो और उस चिट्ठी में लिखते हो कि हमें गिरफ्तार कराया जाएगा, इसलिए कि हमने दलितों का मुद्दा उठाया, इसलिए कि ब्राह्मणों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, इसलिए कि प्रभात मिश्रा का जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, 12वीं में पढ़ने वाले लड़के थे, उसका मुद्दा उठाया, राजभर समाज का, तेली समाज का, बढ़ई समाज का, विश्वकर्मा समाज का, खटिक समाज का, जाटो समाज का मुद्दा उठाया। इसलिए आप ये धमकी पत्र भेज के मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज ही लखनऊ में मौजूद हूं और अब मैं चिट्ठी भेज रहा हूं थानेदार को। जिस समय भी, जब भी मुझे बुलाया जाएगा थाने में, जांच के संबंध में नियमता बुलाया जाएगा, समय पर सूचना दी जाएगी। मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूं, मैं देश के कानून में भरोसा रखता हूं। आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं मुझे धमकी देने के लिए, मुझे डराने के लिए। आज की छठी बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी, छात्र, नौजवान सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं। इन युवाओं की पीड़ा क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4-4, 5-5 साल से अलग अलग पदों का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। हमारे युवा और युवतियों के पास गुण है, शिक्षा है, समझ है, काबिलियत है, परंतु उनके पास वो हुनर नहीं जिससे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट निर्धारित होता है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आप सत्ता में तो आए थे ये कहकर कि युवाओं को रोजगार देंगे, पर 5-5 साल से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा युवाओं का रिजल्ट न निकालने का कारण क्या है? बच्चे ओवर एज हो गए। 4 साल 5 साल तक अगर किसी का बेटा या बेटी घर बैठा रहे कि रिजल्ट आएगा तो रोजगार मिलेगा, उस माँ बाप की और नौजवान की क्या स्थिति होगी? काश खट्टर साहब आपके बच्चे होते तो आपको ये मालूम पड़ता। हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सभी नतीजे अगले 30 दिन के अंदर निकालिए
और हमारे विद्यार्थियों, हमारे युवाओं, इनके भविष्य पर जो आपने अंधकार लगा दिया है उसे बंद कीजिए। धन्यवाद।